हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंट मन के अस्तिया। इस चैप्टर का हम करेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाले प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो साथ ही मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास पूरा देखिए, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसको अच्छे से इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए, कार्बन जो 14 विधि होता है वो क्या होता है, याद रखिए। कार्बन जो 14 विधि होता है वो क्या होता है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक हड्डी हो गया, ठीक है, और हड्डी जमीन के नीचे धंसा है बहुत सालों से। ठीक है, बहुत सालों से धंसा है। ठीक है, जब उसको बाहर निकाला जाएगा, जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसका समय काल लगाया था, कितना साल पुराना है वो हड्डी जो है ना, वो कितने साल पुरानी होगी। मिट्टी के अंदर अगर धंसी है तो वो कितनी साल पुरानी हड्डी है, कितने समय की होगी, कौन किसके समय काल की होगी, कब कितनी पुरानी है हड्डी, इस सभी का पता लगा। चलिए कोई गहना निकल गया, ठीक है, खुदाई से, तो गहना के बारे में पता लगाया जाएगा, आभूषण के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो कितना साल पुराना है, कब के समय काल का हुआ, कब तक का है वो। इसका इस सब का पता लगाने के लिए कि इनका समय काल क्या है, उसके लिए एक विधि का प्रयोग किया गया। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। समझने का रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपका एक गहना था, ठीक है, और वो क्या हुआ, गहना जो है जमीन के नीचे धंस गया था, बहुत नीचे धंस गया था, ये आपका जमीन का सबसे ऊपरी परत। और क्या हुआ, लास्ट में जब आने वाले समय में कोई लोग खुदाई किए तो यहाँ पर आपका गहना मिला। तो अब ये ले जाकर के चेक करेंगे कि गहना जो है ना कितनी साल पुराने हैं, कितनी साल पुरानी है। और खास करके मिट्टी के लेयर से पता करते हैं, जो इस पर मिट्टी का लेयर चढ़ रहा है ना, ये मिट्टी का लेयर, इससे पता किया जाएगा कितनी 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 पुरानी मिट्टी है। उससे अंदाजा लग जाएगा कि ये जो वस्तु है उतनी साल पुरानी हो सकती है। ठीक है, लगभग में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ये इसी तरह से क्या करते हैं, समय काल का पता लगा लेते हैं। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा बढ़कर यहाँ पर देखना होगा। क्या लिख सकते हैं कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। अगर हम तिथि निर्धारण कर रहे हैं, तिथि फिक्स कर रहे हैं किसी का कि ये वस्तु इतनी पुरानी है, तो वैज्ञानिक तरीका से जब हम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन 14 कहेंगे। ओके, अब देखिए इसकी खोज जो है अमेरिकी रसायन शास्त्री, इसकी जो खोज है वो अमेरिकी के रसायन शास्त्री वीएफ लिवी ने किया था। किसने किया था, वीएफ लिवी ने किया था। उनके अनुसार ये मानना था, क्या मानना था, कि सजीवों में जो है ना कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होती है, दोनों होती है, कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, 12 की जो मात्रा होती है स्थिर रहती है। जैसे मृत्यु अगर हो जाता है ना किसी का, तो 12 की जो मात्रा वो फिक्स रह जाता है। लेकिन 14 की जो मात्रा होती है ना घटती चल जाती है। और यही हमें बताया था, जितनी मात्रा कार्बन की 14 की घट जाती है, हम समझते हैं कि वो वस्तु क्या है, उतनी ही पुरानी है। वो वस्तु क्या है, उतनी ही पुरानी है। यानी कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी घटती हुई नजर आएगी, किसी मान लीजिए गहना को, किसी वस्तु को निकाले, ठीक है, उस वस्तु का पता चला कि कार्बन 14 उसकी मात्रा घट रही है, तो आपको पता चलेगा कितना घटा है, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए, अच्छा ये इतना साल पुराना है। ठीक है, तो जितनी कम होती है उस वस्तु को हम उतना ही पुराना मानते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब कि समझिएगा, भूमि के अंदर से खोद कर निकाली गई वह वस्तु जिस पर इतिहास का परीक्षण करके इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देता है। ठीक है, उसे पुरातत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से जो खोद करके कोई वस्तु अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और वस्तु जो निकाल लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वह वस्तु जिस पर इतिहास का परीक्षण करके, मतलब उस पर जांच पड़ताल करके, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई गहना निकाला, खोद करके कोई गहना निकाला, तो उस गहना का पहले उस वस्तु का जांच पड़ताल होगा, इतिहास का उसके जांच करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। यानी शॉर्टकट में कहा जाए तो भूमि के अंदर से खोद कर निकाली गई जो वस्तु होती है उसे हम पुरातत्व वस्तु कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, और जो इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसके बारे में जो जानकारी देता है उसे पुरातत्ववेदा या पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, पुरातत्ववेदा या पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, आइए थर्ड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये क्या करें, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि अभिलेख क्या है, इसकी क्या विशेषता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न में क्या लिखेंगे कि कोई धातु जो है ना कठोर वस्तु या पत्थरों पर खोद कर बनाई गई आकृति को अभिलेख कहते हैं। मतलब देखिए, अभिलेख किसे कहा जाएगा, तो कोई धातु या कठोर वस्तु पर पत्थरों पर खोद करके, देखिएगा अशोक के समय में आपको ढेर मिलेगा।
मिलेगा। अशोक के समय में अभिलेख आपको ढेर मिलेंगे, ठीक है, पत्थरों पर, वस्तुओं पर खोद करके देखिएगा। पत्थरों पे क्या होता है ना, खोद करके मतलब जो भी जिसकी भी सहायता से खोद करके उसको लिखेंगे, शब्दों को उखेरा जाता है उस पर, ठीक है, धातुओं पर, उस पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस आकृति को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इसकी यह विशेषता है कि इसका प्रयोग जो है ना, इसका प्रयोग जो है पुरानी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग अभिलेखों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि कितनी साल पुराना है, क्या उसमें लिखा गया है, उस समय पता चल रहा है उस समय के राजा के बारे में, ठीक है, उस समय के साम्राज्य के बारे में, ठीक है। आइए 4 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिए क्यों कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा जगह पर हुआ था। क्या बात है, सबसे पहला जो खनन हुआ था, उत्खनन की शुरुआत हुई थी, खोदने की शुरुआत हुई थी, वो हड़प्पा जगह पर हुआ था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अब याद रखिएगा, अब क्यों कहा जाता है, देखिए किसी भी सभ्यता का नाम उस जगह के आधार पर रखा जाता है जहां पर सबसे पहले उत्खनन किया हो। वैज्ञानिकों का एक चीज मानना था, याद रखिए, वैज्ञानिक एक चीज मानते थे कि जहां पर अगर कोई खुदाई कर रहे हैं और वहां पर खुदाई का कोई सभ्यता हमको पता नहीं है पहले से, तो उस जहां से शुरुआत करेंगे ना खुदाई करने का, उसी जगह से वो नाम रख देंगे रिलेटेड, ठीक है, उसी नाम रख देंगे संबंधित, ठीक है। तो पहली खुदाई कहां से किए थे, हड़प्पा से कह दिए थे, इसलिए उस जगह का नाम क्या कर दिए, हड़प्पा सभ्यता कर दिया। हालांकि उस समय इसके लोग हड़प्पा कहते होंगे कि सिंधु कहते होंगे कि कौन सी सभ्यता कहते होंगे, वो मुझे नहीं पता, वो हम लोग को नहीं पता है जानकारी, लेकिन ये नाम जो दिया गया ना, हमारे जो खोद करता है, जिन्होंने खोद करके निकाला है, उत्खनन करता है, उन्होंने नाम दिया उस जगह के नाम से मैच करके, ठीक है। उस तरह की एक संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया कि इस टाइप के लोग यहाँ पर रहते होंगे, इसलिए इसका एक नाम दिया पढ़ने के लिए हम लोग को, ठीक है। तो याद रखेंगे, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को अब शॉर्ट की हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सबसे पहले यहीं पर खुदाई की गई थी, और कोई भी वैज्ञानिक जब जहां पहली बार खुदाई करता है ना, वहीं पर अपना नाम रखने की कोशिश करता है, इसलिए वहां पर ये नाम रख दिए थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न जो 5 नंबर कह रहा है, भी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। अब ये 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो इससे भी क्या करेंगे, अच्छे से बनाकर लिख देंगे कि हड़प्पा, क्या लिखेंगे, हड़प्पा वासियों द्वारा कुआं, नगर, तालाब के द्वारा सिंचाई के द्वारा किया जाता था। मतलब कुआं, नहर और तालाब के द्वारा क्या करते सिंचाई, क्योंकि वहां पर कुआं भी मिला है, तालाब वगैरह भी, ये सब नहर वगैरह का भी सुविधा मिली, यानी इस तरह से क्या करते थे, सिंचाई वगैरह करते थे, जिससे अफगानिस्तान के सोर्तघई से नहर के द्वारा सिंचाई का साक्ष्य मिला था। मतलब ये अफगानिस्तान के जो सोर्तघई है उससे नहर के सिंचाई द्वारा साक्ष्य मिला था। गुजरात के धोलावीरा में तालाब के द्वारा सिंचाई का साक्ष्य मिला है, तो मिला था, यानी मिला है, समझ लीजिए। इन सभी से ही पता लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी जो होंगे ये करते होंगे, वो करते होंगे। हालांकि तो एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन वो जरूर करते होंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या मतलब, अन्नागारों का मतलब समझिए अनाज रखने वाला जहां, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागारों का विशेष था कि इसका प्रयोग अनाज को भंडारित करने के लिए करता है। अन्नागारों का प्रयोग क्यों किया जाता था, अनाज को सेव करने के लिए, भंडारित करने के लिए किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसका साक्ष्य जो है, इसका जो सबूत है, वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल में मिला है। इसका जो साक्ष्य इन जगहों पर मिला है, ठीक है, जिसमें से सबसे विशाल स्नानागार अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो में देखा गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में, और ये देखा भी गया है, खुदाई के दौरान पता भी चला है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई लगभग 45 से 46 मीटर तथा चौड़ाई जो है 15 से 16 सेंटीमीटर है। देखिए, हम जो आज ताव चिल्लाते हैं ना, ये बोलते हैं कि आज फलाना ने घर बना लिया, तो ये बिल्डर ने ये घर बना लिया, तो ये इतना बड़ा आदमी बन गया, ये देखिए एक बड़ा बिल्डर आया जो सड़क के किनारे से नाला निकाल रहा है, ये सब हम लोग का भ्रम है। आज से लगभग 5000 वर्ष, लगभग में आज से देखा जाए तो 4500 साल पहले ही हमारे भारत में ऐसे लोग पैदा हो चुके थे, इतने अच्छे किस्म के लोग पैदा हो चुके थे कि नगर बसा के रखे थे, नगर शहर बसा के रखे थे, ठीक है। और अभी उसके बाद देखिएगा तो हम लोग गांव में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। अभी कुछ दिन पहले जाके देखिए ना, हम लोग गांव की स्थिति क्या थी हम लोग की। आज से 10-20 साल पहले देखा जाए तो गांव में झोपड़ियां होती थी, ईंट के पक्के मकान नहीं देखने को मिलते थे, मिट्टी के घर देखने को मिलते थे, खपरेल के घर देखने को मिलते थे, घास फूस के घर देखने को मिलते थे, करकट के घर देखने को मिलते थे, ठीक है, खपरेल के घर देखने को मिलते थे। तो 20 साल 10 साल 30 साल पीछे जाइए ना, इतना ही में हमको ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, इनको जब इनका खुदाई करके निकाला गया, अभी भी चल रहा है खुदाई, ठीक है, कुछ स्थान पाकिस्तान में अभी फिलहाल में, और कुछ स्थान भारत में, ठीक है। तो याद, जैसे कि खुदाई के मतलब सोच रहे हैं, अब जैसे आप अब कितने को देखिएगा, इसमें आपको मिलेगा कि जिस द्वार के सामने वो लोग रह रहा है, मान लीजिए जिस द्वार के सामने रह रहा है, जिसका द्वार है, द्वार बोलते हैं ना भोजपुरी में बोलते हैं, घर के सामने जो द्वार होता है, उसको क्या पता कि एगो घर बसा है, जमीन एगो इसके नीचे दुनिया बसी है। तो आपको देखने को मिलेगा, आप देखिएगा भारत में ऐसा जगह है जहां पर खुदाई की जा रही है कि घर के सामने कुआं, घर, जमीन के नीचे पूरा एक सृजला घर के जैसा मिल रहा है,
पूरा जमीन खुदाई करने पर कुआं मिला, लाशें मिली गड़ी हुई, उसके कब्र मिला है, उसके नीचे कुआं मिला है आपको जीता जागता, उसके साथ घर मिले हैं, घर काफी सही सलामत अवस्था में। तो सोचिए, आप सोच नहीं सकते कि मेरे घर के सामने जो मिट्टी का है, क्या कहते हैं जिसको द्वार बोलते हैं, उसके नीचे भी घर द्वार सब कुछ है, वो क्या हुआ है, सब दबा हुआ है नीचे। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता हमें बहुत सी चीजों की जानकारी देती है, याद रखिएगा, ठीक है, हमारे भविष्य के साथ जोड़ती है कनेक्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा में मन के किन पदार्थों से बनाए जाते हैं और इनका बनाने की क्या विधि है। देखिए हड़प्पा में जो है ना, मन के का मतलब होता है, देखिएगा कहने का मतलब, जैसे शौक तो सभी का होता है, ठीक है। उस समय ना लड़कियों को लड़की बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, स्त्रियों को बोलेंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को शौक था। क्या शौक था? गहने पहनने का शौक था, याद रखिएगा, आभूषण झमकाने का शौक था, समझ रहे ना। चेहरा गहना इंसान क्यों पहनता है, सोचिए ना जरा, गहना इंसान क्यों पहनता है? अगर महिलाएं पहनती है, पुरुष पहनते हैं, तो पुरुष का तो छोड़ दीजिए, अगर पुरुष पहन रहा है तो आप स्त्री पहने, लेकिन ज्यादातर आपको स्त्रियों को ही देखने को मिलेगा, पुरुष कम मिलेगा। पुरुष वही लोग पहनेंगे जो बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा अमीर ज्यादा होंगे, उन्हीं को देखने को मिलेगा आपको पहनने को, ठीक है। या कुछ सिंपल ऐसे भी लोग होंगे जिनको शौक होगा पहनने का। लेकिन आपको सामान्य तौर पर हर घर में या हर जगह पर आपको एक चीज कॉमन फैक्टर मिलेगा, महिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं जो है आभूषण का सेवन कर, आभूषण को ग्रहण करती है, क्यों? क्योंकि आभूषण उनको क्या करता है, उनकी सुंदरता को निखेरता है, ठीक है, कुरूप इंसान को भी सुंदर बना देता है, ठीक है। तो ये चीज कहा गया यहाँ पर कि हड़प्पा में मन के किन पदार्थों से बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये बनाने की विधि क्या होती है। तो समझिएगा यहाँ पर इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा में मन के अर्ध बहुमूल्य, बहुत ही बहुमूल्य, ठीक है, पत्थर, सेल खड़ी नामक पत्थर, ठीक है, कि पत्थर, फायांस, मिट्टी और शंख आदि से बनाया जाता था। इन सभी से क्या बनाते थे? ये बनाया जाता था। इनका जो आकार होता था चंद्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, ढोलनाकार होता था। और मन के बनाने का तरीका पदार्थ के अनुसार होता था, जैसा पदार्थ वैसे मन के, जैसे पदार्थ वैसे गहने, ठीक है, ठीक है। कुछ मन के तो 2 पत्थर को जोड़ कर बनाया जाता था, कुछ जो मन के होते थे 2 पत्थरों को जोड़ कर बनाया जाता था। देखिएगा आज जो गहना है, आज के गहने में उस समय के गहने में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। आप एक ख्याल में जाकर देखिएगा, अपनी सभ्यताओं के अंदर झांक कर देखिएगा। मैं आपको जिक्र करता हूँ राजस्थान का, कभी देख लीजिएगा, आप उतना गहना पहन के घूम सकते हैं। हाथ में देखिए चांदी का पहने रहेंगे, यहाँ पर बाजुओं में बांधे रहेंगे, पैरों में पहने रहेंगे, भारी भारी सा गहना गले में पहने रहेंगे। और महिलाएं, आज की अगर महिलाओं को दे दिया जाए, आज की किसी लड़की को दे दिया जाए कि आप इतनी गहनों को सेवन कीजिए और पहन कर घूमिए, तो नहीं घूम पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कम ही गहना पहनेंगे, उससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन वो पहले के लोग सभ्यता को मानते थे, ठीक है, वो उनको एक सुंदरता था, उनको एक शौक था, ठीक है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, इसलिए वो सब चीजों का पहनते थे, ठीक है। और हमारे अंदर जो रुचि पैदा हो रही है ना कि गहना पहनेंगे तो हई पहनेंगे, ये हमारे पूर्वजों को देख करके ही सीखते हैं हम लोग, ठीक है, पूर्वजों को ही देखकर हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और मन के बनाने का तरीका पदार्थ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जोड़कर भी बनाया जाता है। कुछ जो मन के होते हैं ढाल कर बनाए जाते हैं, कुछ जो मन के हैं कैसे बनाए जाते हैं, ढाल करके बनाए जाते हैं, ठीक है। ढाल समझते हैं ना, ढाल ढाल कर बनाया जाता है, आप सब समझते हैं ढाल का मतलब, ठीक है। कुछ मन के जो है आग में जलाकर बनाया जाता है, कुछ मन के को देखिए गला वला करके आकार बदल के बनाया जाता है। आग में जलाकर मतलब कुछ आकार बदला जाएगा उसका, ठीक है, जला करके, ठीक है। उसके बाद से कुछ मनकों को क्या कहते हैं, कुछ मन के पत्थर को घिस करके उस पर पॉलिश करके बनाया जाता है, कुछ मनकों पे क्या कहते हैं, पॉलिश। और आज के समय में देखिएगा जो आपके सामने रोल गोल की वस्तुएं जो मिल रही है ना, रोल गोल जिसको बोलते हैं नकली वस्तुएं, जो असली के जैसा सेम टू सेम देखे, ठीक है, नकली वस्तुएं जो असली के जैसा, जैसे आजकल जो भी प्रॉपर गहने आपके सामने आ रहे हैं मार्केट में, वो देखिएगा ऐसा देख के लगेगा ये तो असली में गहना है, ये तो सचमुच का सोना है, सचमुच का चांदी है, नहीं, वो उस पर पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही वो लोग पॉलिश करके भी वस्तुओं को निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए एक और 5 नंबर आप लिख सकते हैं कि कुछ मन के जो है सिर पर सोना चढ़ाया था, कुछ मनकों के ऊपर क्या करते सोना की परत चढ़ाए थे, जिससे लगता था क्या कि वो सोने की वस्तु है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि हड़प्पा लिपि के बारे में जानते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हड़प्पा लिपि के बारे में अगर कोई जानकारी दे देगा ना, तो वो भगवान के नाम में बोलता हूँ, कोई इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। मैं सभी से कहता हूं, अगर आप में से कोई भी आने वाले भविष्य में इतिहासकार बनना चाहते हैं वैसे, और आने वाले समय में ये खोज करता है, ये वगैरह में आर्कोलॉजी मतलब खोजकर्ता वाला डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आप, ठीक है, वैसे विभाग में जाना चाहते हैं, तो उस विभाग में आपको मौका खुशमिल से मिल गया हड़प्पा लिपि के बारे में करने का, और आपने हड़प्पा लिपि को अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया, उसके लिपि को पढ़ दिया, समझा दिया, लोगों को बता दिया, तो समझिएगा इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। 100 नहीं 400% की गारंटी है कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा। क्योंकि अभी तक हड़प्पा लिपि का बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जो लिखावट है, जो संकेत है, जो भाव दिया गया है उस पर, वो चीज की जानकारी अभी तक हमें नहीं हो पाई है कि क्या लिखे थे,
थे, क्या बोले थे वो समझ ही नहीं आ रहा हम लोग को, ठीक है। तो यही लिखे गया यहाँ पर कि हड़प्पा जो लिपि है ना, याद रखिएगा, हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, उसको पढ़ ही नहीं पाए हम लोग के लोग, ठीक है। यह लिपि जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती है। इसकी खासियत क्या है कि ये जो लिपि होती है ना, वो दाई से बाई होती है। लिपि का मतलब समझिएगा, जो हम लिखते हैं, जैसे अब हिंदी में भी देखिए लिखे ना, लिखे ना, जाति लिखे ना, तो ये हम लोग का देवनागरी लिपि हो गया, ठीक है। तो वैसे उस समय भी एक लिपि होती थी उनकी, ठीक है, उनकी भी एक लिपि, जो लिख रहे हैं ना, इस शब्द जो उखेर रहे हैं, यही लिपि हम लोग का, ठीक है। तो हर तरह की अलग अलग लिपियां होती है, तो इसकी भी एक लिपि थी जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या लिपि है, ठीक है। यह लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। ये कहते हैं कि यह जो लिपि है वर्णमाला पर आधारित नहीं, अगर वर्णमाला पर आधारित होती तो हम लोग शायद इसको पढ़ लेते, समझ लेते, ठीक है, बल्कि अक्षर सूचक पर है। बल्कि किस पर है? अक्षर का सूचना दिया गया, अक्षरों का सूचित किया गया, ठीक है। और प्रत्येक अक्षर के लिए चिन्ह और चित्रों को दर्शाया गया, प्रत्येक अक्षर के चिन्ह और चित्रों को दर्शाया गया। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, देखिए, अब मान लीजिए कोड भाषा में मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। अब आपके समय काल में आने वाले 2500 साल में पीछे रह रहा हूं, ठीक है, आज से 25 साल पीछे मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, और मैं उस समय हूं, ठीक है, और उस समय मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, और इसका मतलब बोलूंगा ये क होता है, इसका ऐसा लिख करके मैं बोलूंगा ये क होता है, और ऐसा लिख करके मैं बोलूंगा ऐसा, देखिएगा, ये मेरा क हो गया, समझ लीजिए ये मेरा क हो गया, ठीक है, और ये जो है मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा ख हो गया आज के समय में। तो मैं उस समय क ख ग का ऐसा समझ रहा था, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखा हूं 2500 वर्ष पहले, तो उस समय का जो कोड है वो तो मैं ही ना समझूंगा कि ये क है, ख है। आने वाले समय में इसका धरोहर को बचा करके लोग इसकी जानकारी आने वाले भविष्य को नहीं दे सकते, तो फिर आने वाले में इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी किसी को? तो जब आज के समय में लोग इसको खोज करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या था, ये क था कि ख था, क्या है, कुछ समझ नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि ये तो उस समय के लोगों के लिए चलता था, उस समय के लोग इसको समझ पाते थे। अब तो नहीं ना। उसी तरह से जो हड़प्पा की लिपि थी ना, वो उसी समय के लोगों को पता थी क्या क्या भाषा है, क्या लिखा गया है, लेकिन आज के लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है, ठीक है। तो प्रत्येक अक्षर के लिए एक चिन्ह और चित्र को दर्शाया जाता था। तो प्रत्येक अक्षर के लिए क्या होता था, एक चित्र और चिन्ह दोनों को दर्शा देते थे, दोनों को दिखा देते थे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें लगभग इसका संबंध संस्कृत और द्रविड़ भाषा से, कहते हैं कि इसका जो संबंध है ना, वो द्रविड़ और संस्कृत भाषा से कनेक्टेड करता है। अब सच है कि झूठ है तो अलग बात है। इसमें लगभग अक्षरों की संख्या 350 से लेकर 375 से लेकर के 400 थी। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, और ये देखिए जो प्रश्न है ये आपको 5 नंबर, ये आपको आने वाला बड़े नंबर का क्वेश्चन है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको अगर शॉर्ट में पूछता है तो 2 नंबर में तक कम लिखिएगा, और बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही करके पूछता है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा इसको लिखिएगा, इसको पूरा बड़ा नंबर वाला 5 नंबर वाला समझ के, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार देखने को मिला है। क्या मिला है हमें? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बारे में बताना, क्या जानते हैं उसके बारे में बताना, स्पष्ट करें, ठीक है। ये आपको 5 नंबर में मिलेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर मिलता है तो छोटा लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा तो ज्यादा लिखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार देखने को मिलता है, ठीक है। स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जहां पर जल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा, जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, गलियारे से घिरा रहता है, याद रखिएगा। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2-2 सीढ़ियां बनाई गई है। क्या बनाई गई? 2-2 सीढ़ियां बनाई गई है, ठीक है। और स्नानागार के 3 और कक्ष है। स्नानागार की क्या है? 3 और से कक्ष है, जिनमें से एक कमरे में कुआं है, और एक कमरे में क्या है हमारा, एक कमरे में हम लोग का क्या है, कुआं है, ठीक है। और 3 कक्ष जिसमें से एक कुआं में कुआं है, और जलाशय में पानी की कमी होने पर कुआं के द्वारा क्या होता है, पानी को भर दिया जाता था, याद रखेंगे, ठीक है। और फिर पानी को नाले के माध्यम से बहा दिया जाता था, फिर पानी को क्या करते थे, नाले के माध्यम से बहा दिया जाता था, ठीक है। इसका प्रयोग लोग विशिष्ट अनुष्ठान पर किया करते थे। इसका जो प्रयोग है ना लोग, और विशिष्ट अनुष्ठान वगैरह कोई भी चीज होता है तब प्रयोग करते थे, ठीक है। जिसकी लंबाई 12 मीटर से चौड़ाई 7 मीटर, ठीक है, और तथा गहराई 2.5 मीटर थी, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर, अगर 2 नंबर का आएगा तो छोटा लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए ये वाला भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हम लोग का, ठीक है। ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर में पूछा जाएगा तो देखिए कैसे लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी की जल सभ्यता की जल निकासी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा इस बार के लिए, ठीक है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि इस बार सीधे एग्जाम में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं में एक जल निकासी है। देखिए अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें जल निकासी का भी बात करना बहुत लाजमी नहीं है, गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई देखिए, अगर मेरा गांव तरक्की कर रहा है, मेरे गांव के लोग बढ़ रहे हैं, गांव आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ के एक लोग मेहनत कर रहे हैं, समझिए, ठीक है। यहाँ के एक लोग तरक्की कर रहे हैं, तब ना मेरे गांव का विकास हो रहा है। उसी तरह से जो सिंधु सभ्यता का अगर विकास हो रहा था तो उसमें जल निकासी का भी महत्व था। जल का निकासी का इतना अच्छा उत्कृष्ट नियम लगाए थे, जो आज के बिल्डर और आज के जो इंजीनियर है कहते हैं कि हम लोग का देन है, हम लोग लाए हैं। कि सड़क के किनारे से नाला निकालना, सोसाइटी के बीच में से नाला निकाल देना, घर के बगल में से नाला निकाल देना, ये सब बोलते हैं आज का देन है। नहीं, सब कॉपी किया जा रहा है। आज से इस सारा का सारा
4500 वर्ष पहले ये सब काम हो चुका है, ठीक है, 4500 वर्ष पहले ये काम हो चुका है आज से, ठीक है, ठीक है, उतना साल पहले ये कार्य हो चुका है, ठीक है, वहां के लोग ये पहले ही नाला बना चुके हैं, ठीक है, आप लोग सब बड़ा भी नाला बना चुके हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखिए क्या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता में जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक रसोई घर, स्नानागार तथा शौचालय का जल निकासी के द्वारा, जल जो था जल नाली के द्वारा दीवार के सहारे गलियों में जाता था। अब देखिए गलियों में जाता था, गलिया के ऊपर रोड होता था, ठीक है, और नीचे नीचे जाने का पानी होता था। इतना बड़ा नाली होता था कि नीचे आप उसमें आसानी से चल भी सकते हैं, इतना बड़ा नाली होता था, समझिए, ठीक है। गलियों का जो पानी होता था ना, वो जल के जो गलियों का जो पानी होता था, मुख्य सड़क के दोनों ओर जो बने होते थे नाले, जो मेन सड़क होता था, मान लीजिए जो गली का देखिएगा, आज भी देखिएगा शहर में जो गली वली होता है, उस गली का पानी निकलता है घर से जाकर के उस नाला में जाता है, और जाकर के जो सड़क का मेन नाला होता है उसमें जाकर के कनेक्शन हो जाता है। तो ये कहां से आया? ये सब उन्हीं लोग का देन है, ठीक है, बस हम थोड़ा सा डिजाइन बदले हैं, तरीका बदले हैं, लेकिन उन्हीं लोग का देन है, ठीक है। ये जो हम कॉपी किए हैं, आज एक और चीज याद रखिएगा, आप लोग एक और चीज का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिलोट लोढ़ा, ठीक है, जो मसाला पीसने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि मसाला पीसने के लिए आप जो यूज करते हैं सिलोट लोढ़ा, ये भी भाई उन्हीं लोग का देन है। याद रखेंगे आप लोग कि ये भी जो है ना उन्हीं लोग का देन है। ये औषधि के लिए और जड़ी बूटियों के लिए और कुछ आवश्यक मतलब खान पान के लिए भी ये लोग उपयोग करते थे, ठीक है। ये उन्हीं लोग का देन है सिलोट लोढ़ा, ठीक है, वो उन्हीं लोग का देन है। और हम लोग बोलते हैं कि आज के मानव ने खोजा है, ये खोजा है, वो खोजा है, कुछ नहीं है। ये जो हमारे भारत के वैसे लोग हैं, वैसे सभ्यता के लोग हैं जो ये पहले ही 4500 वर्ष पहले लगभग ये कार्य कर चुके हैं हम लोग के लिए, ठीक है। ये सिलोट लोढ़ा ला चुके हैं हम लोग के लिए, ठीक है, जो मसाला बड़े 400 पीसते हैं। बस आज के समय में आपको कैसे देखने को मिल रहा है, उसका मॉडिफाई करके डिजाइन करके देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पहले वाला जो होता था ना, वो सिलोट लोढ़ा होगा किसी के पास, क्या होता था कि एक ऐसा टाइप से होता था कि उसको जमीन में धंसा के रखते थे लोग। जमीन में क्या करते थे, उसको धंसा के रखते थे। नीचे का कार्य ऐसा होता था कि जिसको गाड़ करके मिट्टी में धंसा देता था, बांध देता। और आज का भी था, आज से लगभग 20 साल पहले जाएंगे ना, तो आज के भी लोग ऐसे देखिए घरों में, हर एक घर में सिलोट लोढ़ा देखने को मिलता था, जो मिट्टी से नीचे धंसा के रखते थे, ठीक है। और आज तो अब तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, गांव में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, रेयर चांस में मिलेगा कि आपको मसाले जो है पीसते हुए सिलोट लोढ़ा पर नजर आएंगे, ठीक है। वो उस समय के लोग किया करते थे, ठीक है, पत्थरों से पत्थर को रगड़ करके जो बीच में आता था, बोलते हैं ना दो आदमी को बीच में, दो लड़कियों के, दो औरतों के बीच के झगड़े में अगर आप बीच में कोई पड़ता है ना तो पिसा जाता है, ठीक है। वैसे ही वहां पर बात की गई है कि वो क्या है कि दो पत्थर की चीजें होती थी, ठीक है, उनके बीच में जो मसाला या जड़ी बूटी जाता था ना, तो रगड़ के घर्षण कर करके वो चीज क्या होता था, पतला पिसा जाता था, ठीक है, समझ लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीजें थी कि गलियों का जो जल मुख्य सड़क की ओर दोनों ओर खुलता था और नलियों में साफ सफाई करने के लिए मुख्य होल छोड़ देते थे। देखिए आज भी होता है, सड़क के किनारे जब जाएंगे देखिए बीच बीच में होल छोड़ा रहता है, ठीक है, जहां ढक्कन को हटाइए, उसके अंदर जाइए, कचरा को साफ कीजिए, फिर निकाल दीजिए। उस समय करते थे भाई, हम आज उसी का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। नालियों के सील तथा पत्थर को ढक दिया था, जो उसके ऊपर होता था उसको पत्थर से क्या करते थे, ढक दिया था, ठीक है। तो इतना लिख देंगे, आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगला जो 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करना। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करना, इसको कैसे देखेंगे तो देखिए रंगनाथ राय मल्होत्रा ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार आकृति में फैला, बिल्कुल इसका जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक है, जो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के, ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मांदा तक, ठीक है, उधर मांदा तक हो जाएगा, अखनूर से जम्मू कश्मीर के मांदा हो जाएगा, या अखनूर यहाँ पर हटा दीजिए, मांदा, ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मांदा समझ लीजिएगा। फिर देखिएगा दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, नर्मदा नदी तट तक 1100 किलोमीटर तक फैला था, ठीक, फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिम में बलूचिस्तान से पूर्व उत्तर में मेरठ तक 1600 मीटर फैला हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। लगभग ये 1400 तो होना चाहिए इसमें, ठीक है। और फैला हुआ था। मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 20 गुना बड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर हम बनाएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आलमगीर आ जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ आलमगीर आ जाएगा, ठीक है, और इधर की तरफ आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जो मांदा वाला आ जाएगा, इधर आपका दाइमाबाद आ जाएगा, ठीक है, इधर सूट कांटे डोर आ जाएगा। तो इस तरह से क्रिएट करेंगे तो चतुर्भुज होगा, लेकिन ये त्रिभुजाकार टाइप से बताए हैं, ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकार टाइप से बताए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, तो इसको बनाकर लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इस बार प्रश्न फंसेगा, देखिए कहीं ना कहीं इसको भी देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का सड़क, जो भी अब सड़क भी निभा रहा है रोल, क्योंकि सड़क अच्छा रहेगा तभी ना तरक्की होगी। देश की तरक्की कब होती है, नगर की तरक्की कब होती है, जब सड़क अच्छा हो। गांव की तरक्की कब होगी, जब गांव में सड़क भी अच्छे हो, ठीक है। तो फलाना गांव का अच्छा सड़क, तो ऐसे वहां की भी सड़कें बहुत अच्छी थी, ठीक है। सड़क व्यवस्था थी जिसमें उत्खनन के बाद 9.15 चौड़ी सड़क मिली, जिससे पुरातत्व ने राजपथ कहा, और गलियां 4 फीट की चौड़ी होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर का वार्ताकार अभिभाजित होता था, ठीक है। सड़क मिट्टी और ईंट से बनाई
देते थे, ठीक है। और इनके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा था, हर जगह जगह किनारे पर कचरा को डालने के लिए गड्ढा गड्ढा खोद करके क्या करते थे, गड्ढा वगैरह खोद देते थे, ठीक है, गड्ढा वगैरह खोद देते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारे का सारा इतना क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, और लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, अपने नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।